नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले को समाप्त करने की दिशा में बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली बार जो दो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, कहीं न कहीं दोनों बिना किसी निर्णय के संपादित हुए थे। भारत सचिव उस समय सैमुअल हॉक थे। सैमुअल हॉक ने इस बार विरोध किया, प्रबल तरीके से विरोध किया। इसका मानना था कि जब सम्मेलन का कोई निर्णय ही नहीं निकलता है तो फिर आखिर इसके आयोजन का अर्थ क्या निकल जाता है, इसके आयोजन का तात्पर्य क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जाए। लेकिन फिर भी इसका आयोजन किया गया। अध्यक्ष इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि स्थान को तो वही रखा गया, सेंट जेम्स पैलेस। सम्राट उस समय भी जॉर्ज पंचम थे, अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों में सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे। तीनों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। लेकिन भारत सचिव और लॉर्ड विलिंगटन, भारत सचिव और वायसराय तीनों गोलमेज सम्मेलन में अलग अलग थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे। लॉर्ड बर्केनहेड थे। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सैमुअल हॉक को भारत सचिव बनाया गया। तीसरे में भी यही थे। वायसराय की बात करते हैं तो पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय लॉर्ड इरविन थे। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले। तो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, लेकिन दूसरे और तीसरे, क्रमशः दूसरे और तीसरे सम्मेलनों के दरमियान भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कुल प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनकी संख्या 37 कर दी गई। लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज सहित इनकी संख्या 42 कर दी गई, जिसमें भारतीयों की संख्या न्यूनतम थी। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ उन्हीं भारतीयों को शामिल किया गया था जिनसे विरोध की संभावना काफी कम थी, या जो विरोध करने वाले थे उनको समझा बुझाकर अपने पक्ष में किया जा सकता था। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 42 कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। इस बार कोई खास विचार विमर्श नहीं किया गया। इस बार कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार ने अपना मंतव्य डायरेक्टली प्रस्तुत कर दिया। लिनलिथगो ने इसी सम्मेलन में लिनलिथगो ने इसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव पेश किया जिसको पारित कर दिया गया और हमारे समक्ष भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में प्रस्तुत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कोई परिणाम ही नहीं निकला, दूसरा भी अनिर्णित निकला रहा, लेकिन तीसरा गोलमेज सम्मेलन ने कहीं न कहीं हमें भारत शासन अधिनियम 1935 से रूबरू करवाया, जो कि आज भी वर्तमान में हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का कहीं न कहीं आधार है। 395 अनुच्छेदों में 395 अनुच्छेदों में 200 अनुच्छेद या तो अक्षरशः ले लिए गए या उनमें कुछ संशोधन करके उनको शामिल किया गया। कुछ को अक्षरशः लिया गया, कुछ में संशोधन किया गया और भारतीय संविधान में आज भी व्याप्त है।
तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन स्वतंत्र भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारे संविधान का आधार जो था, कहीं ना कहीं हमारे संविधान के आधार का जो एक हिस्सा था ना, भारत शासन अधिनियम 1935, वह तीसरे गोलमेज सम्मेलन की ही देन है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें कोई विशेष बातें नहीं हुई थी। इसने बस भारत शासन अधिनियम 1935 की रूपरेखा, उसके तहत प्रावधान, उन सभी चीजों को हमारे समक्ष नए सिरे से प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें जो प्रावधान थे वह कहीं ना कहीं साइमन कमीशन से लेकर 1928 से लेकर 1932 तक जितने भी सुधार हुए, चाहे भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, चाहे साइमन कमीशन या किसी अंग्रेज प्रतिनिधि के द्वारा हमारे समक्ष या अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, कहीं ना कहीं लगभग सभी को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चूंकि इससे पहले भी हम भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस समय संवैधानिक दृष्टिकोण से हमने उस पर चर्चा करने की कोशिश की। इस बार जो हम करेंगे उसमें विभिन्न घटनाओं को शामिल करते हुए हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक डीप क्लियर कंसेप्ट हमें प्राप्त हो सके। खैर, इसका परिणाम तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। इसके बाद यह सम्मेलन समाप्त कर दिया गया। यह तो हो गई इंग्लैंड की बात। इधर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण उनको यरवदा जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था। और उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। यरवदा जेल में ही गांधी जी थे। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कर दी थी। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ 26 सितंबर 1932 को, जिसको गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कहने का यह तात्पर्य है कि गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में बंद थे। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व संभाले हुए थे गांधी जी। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भी यह आंदोलन सम्मेलन से पहले की भांति जारी रहा। आंदोलन जारी रहा। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1935 तीसरे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा पारित कर दिया गया, उस पर मुहर लग गई, उसको अप्रूवल मिल गया, उसको अनुमोदित कर दिया गया, उसके बाद देश की राजनीतिक स्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ। राजनीतिक स्थितियां बदली और लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया। लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। जब गांधी जी ने यह महसूस किया कि लोगों में उत्साह की कमी दिख रही है, लोगों में उत्साह की कमी, तब गांधी जी ने 7 अप्रैल
लगभग 2 वर्षों के बाद 7 अप्रैल 1934 को इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर डाली। हालांकि गांधी जी के इस कदम का भी व्यापक तरीके से विरोध किया गया, लेकिन गांधी जी के पास इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं था, दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उत्साह की कमी थी। आंदोलन निरर्थक रूप से अपने दिशा में गतिमान था। तो कहीं न कहीं गांधी जी ने सोचा कि इसको तत्काल बंद कर दिया जाए और नए सिरे से समय के अनुरूप कुछ नया किया जाएगा समय के साथ। इसलिए गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर डाली। जवाहरलाल नेहरू सरीखे प्रमुख राष्ट्रवादी युवा नेताओं ने इस कदम का व्यापक तरीके से विरोध किया, लेकिन यह अगर एक तरह से देखा जाए तो उस समय यह कहीं न कहीं बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के मध्य गांधी जी का यह एक सोचा समझा कदम था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गए। अगले अध्याय में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को कुछ नए तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, जिसको तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दरमियान प्रस्तुत किया गया था और 1935 में लागू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद तो इसके विभिन्न बिंदुओं को दोबारा बारीक तरीके से समझने का यहीं पर प्रयास करेंगे, ताकि सारी पुरानी बातें जो पिछले कुछ वीडियो से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वह पुनः जीवित हो जाए और आपके दिमाग में क्लियर तरीके से बैठ जाए और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तुरंत हमने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और बाकी विभिन्न घटनाओं का त्वरित तरीके से अध्ययन किया है। तो अगले अध्याय में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।